हेलो एवरीवन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और आगे की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या हम लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को एडजॉइंट और इन्वर्स के बारे में बताया था, उनकी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लिया था। तो मैंने लास्ट में कहा था आप लोगों को कि अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ बातें हैं जो डिस्कस करनी बाकी हैं, जिनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और बात करेंगे आप लोगों से कि क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इस कंटिन्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट के माइनर कोफैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के बारे में हमने बीच में आप लोगों को बता दिया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। बेसिकली 2/2 का अगर मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर मुझे 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकलता है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी सेकेंड क्लास के अंदर। तो आज हम बच्चों बात करेंगे, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम किसके बारे में, माइनर और कोफैक्टर के बारे में। माइनर एंड कोफैक्टर। और माइनर और कोफैक्टर क्या हैं ये आप समझिए कि किसी भी मैट्रिक्स के, देखो पहली बात तो ये है कि डिटर्मिनेंट कब निकलता है। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि डिटर्मिनेंट निकलने के लिए एक ही कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स है वो मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए भी। पहली बात तो बेसिकली देखो ये है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसके डिटर्मिनेंट निकलेगा, और डिटर्मिनेंट निकालना है तो मुझे माइनर और कोफैक्टर को सीखना चाहिए अभी कि क्या माइनर होते हैं क्या कोफैक्टर होते हैं। चलो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर A11 और दूसरा हमारे पास A12, A21 और A22, अगर 2/2 की मैट्रिक्स होगी तो उसके माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलते हैं अभी। चलो माइनर निकलते हैं जी हर एक प्लेस की, जितने भी प्लेस होंगे सबके, मतलब पहली एलिमेंट का माइनर होगा, कोफैक्टर होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। ठीक है, तो हम निकलेंगे कैसे, बात ये है, क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो क्वेश्चन को करने के लिए हम करेंगे क्या, देखो अगर मुझे A11 का माइनर निकालना है, A11 का, तो A11 के नीचे का कॉलम और A11 के साइड की रो को हम स्किप कर देंगे। तो जो वैल्यू बची ना A22, ये मेरा A11 का क्या कहलाएगी, माइनर कहलाएगी बेसिकली। ऐसे ही अगर मैं A12 को देखता हूँ तो A12 के नीचे वाली कॉलम को छोड़ दो, साइड वाले रोज को छोड़ दो, तो बचेगा क्या, A21 बचेगा, तो A21 कहलाएगी। उसके बाद अगर मैं A21 का माइनर देखता हूँ तो A21 का माइनर क्या कहलाएगा, A12 कहलाएगा बेसिकली, है ना। और A22 का अगर 4 ही एलिमेंट है, A22 का माइनर क्या कहलाएगा, A11 कहलाएगा। तो दीज आर द माइनर, कि जिस भी आपको पॉइंट का माइनर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके नीचे की कॉलम और उसके साइड की रो को छोड़ दो भाई। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर होगी, डन। अब अगर माइनर निकल गया है ना, कोफैक्टर भी निकाले जा सकते हैं, तो इनको क्या बोला गया, माइनर। ये होते हैं जी हमारे क्या, माइनर। अभी हम बात करेंगे किसकी, कोफैक्टर की बात करने वाले हैं। अभी कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर सुनिए, जब मैं माइनर को -1 की पावर में i+j से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो इसका कोफैक्टर निकलेगा। अब i+j अगर देखें A11 के अंदर, i में मेरा 1 है, j भी मेरा 1 है, तो -1 की पावर में 2 जाएगा, तो 2 का मतलब क्या हो गया, तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा, A22, तो यही सेम मेरा आंसर रह जाएगा। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ इसकी, तो मैं -1 की पावर में क्या लिखूँगा बताओ, -1 की पावर में लिखूँगा 1+2। 1+2 का मतलब है कि पावर में ओड नंबर चला गया। ओड नंबर अगर चला गया है तो -1 की पावर में ओड अगर करेंगे बच्चों तो फिर होगा -1, और -1 की मल्टीप्लाई जब A21 से होगी तो मेरा जो आंसर आएगा माइनस का A21, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हम जो निकाल रहे हैं ना, ये वाली चीज़ें, ये हम क्या निकाल के चल रहे हैं, कोफैक्टर को निकालते हुए चल रहे हैं। इसकी अगर बात कर ली जाए तो इसकी मल्टीप्लाई में मैं क्या करूँगा, -1 की पावर में ये A21 है, 21 का मतलब होता है 2+1, 2+1 का मतलब होता है 3, तो -1 की पावर में क्या है जी, ओड है, तो ओड अगर होगा तो इसका मतलब -1 रह जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा माइनस का A12 मेरा क्या रहेगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो इसकी बात कर लेते हैं भाई, A22 का मतलब क्या होता है, -1 की पावर में 2+2 कर देना। 2+2 का मतलब क्या हो गया, 2+2 का मतलब हो गया कि पावर क्या होगी, इवन होगी। -1 की पावर अगर इवन होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या समझे आप, तो मेरा आंसर 1 रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो माइनर रहेगा, कोफैक्टर रहेगा, वो A11 ही रह जाएगा। तो ये 4 जो हमने अभी निकाले हैं ना, ये 4 जो वैल्यू निकाली हैं, तो अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स थी 2/2 की, इसके कोफैक्टर इसके लिखो। A11 का जो कोफैक्टर है वो A22 होता है, A12 का जो कोफैक्टर है
वो माइनस का A21 होता है। अगर A21 का जो कोफैक्टर है वो माइनस में A12 होता है भाई, ठीक है। A22 का जो कोफैक्टर है वो A11 होता है, तो ये उसके कोफैक्टर कहलाएंगे बेसिकली। याद रखना इस बात को भी, ठीक है। ये इसके कोफैक्टर कहलाएंगे हर एक पॉइंट के। तो आपने समझ लिया कि कोफैक्टर कैसे निकाले जाएंगे। अब कोफैक्टर भाई या तो 2/2 का निकलेगा या 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या 4/4 की भी हो सकती है? नहीं, इतनी बड़ी आपके एनडीए में नहीं पूछी जाती है 4/4 की। ये थोड़ी हाइयर मैथ में चली जाती है, तो उसकी कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ है और लेंथी भी होता है थोड़ा सा, तो इसलिए उसको इसमें यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली। हाँ जी, सबको समझ में आ गया। अब ये तो था 2/2 की मैट्रिक्स। अगर मैं कोई 3/3 की मैट्रिक्स लेके चलूँ, मैंने कहा A11, A12 और A13 ऐसा लिख दिया, और मैंने कहा A21, A22 और A23 ऐसा लिख दिया, और उसके बाद लिखा जी A31, A32 और A33। मतलब ये 3 के 3 आपने एलिमेंट ले लिए बेसिकली, ओके। 3/3 की मैट्रिक्स होगी जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं, तो इसका एडजॉइंट, इसका जो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो निकाल सकते हैं। इसके कोफैक्टर और माइनर भी निकालेंगे। अब सबसे पहले निकालता हूँ मैं A11 के माइनर क्या होंगे। A11 देखो, A11 के नीचे का कॉलम छोड़ो, इसका छोड़ो भी, तो 4 एलिमेंट मेरे पास बचे। 4 एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई होगी भी, तो क्या लिखेंगे हम A22 A33 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना आपने A23 और A32, ये माइनस कर देना। तो ये आपका क्या कहलाएगा? A11 का माइनर कहलाएगा। उसके बाद A12 का माइनर क्या कहलाएगा? फिर A112 का, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आपके पास क्या बचा? A21, A33 माइनस में A13 और A31, इस तरह से बचेगा, तो ये उसका माइनर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सारे के सारे माइनर को निकाल सकते हैं। और माइनर निकल गए अगर, तो माइनर अगर निकल गए हैं तो इसकी मल्टीप्लाई में -1 की पावर 1 + 1 कर दूंगा, तो जो आंसर आएगा वो इसका कोफैक्टर कहलाएगा। -1 की पावर में 1 + 2 कर दूंगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो इसका कोफैक्टर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम सारे के सारे 9 के 9 एलिमेंट के क्या निकाल सकते हैं भाई? कोफैक्टर और माइनर निकाल। कोफैक्टर को कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, ठीक है, कैपिटल C से इसको डिनोट किया जाता है कि ये कोफैक्टर होगा बेसिकली, ओके। इतनी बात तो क्लियर है। अब अगर इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़े, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3 4 5 6 और 3 1, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, चलो ये लिख देते हैं। ये 3/3 की मैट्रिक्स है। इसका मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्या निकालना है आपको, तो आप इसका फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा। एक तो सिंपल प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को बताई है कि 1 लिखो, N2 में क्या कर दो, 0 माइनस में 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। फिर -2 लिख दो, फिर -2 लिखेंगे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 0 माइनस में 18, तो माइनस का 18 हो जाएगा। फिर प्लस का 3 कर दो, फिर N2 में कर दो कितना, 4 माइनस में 15, तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका क्या निकाला जा सकता है, डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे। एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं किसी एलिमेंट को लेके चलूंगा ना, मान लो A11 है और कैपिटल C11 है, प्लस में A12 है, कैपिटल C12 है, और A13 है तो कैपिटल C13 है, तो ये भी जो आंसर आता है ना वो हमेशा वो डेल्टा के बराबर आएगा भैया। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट, मतलब जिस एलिमेंट के आपने कोफैक्टर निकाल लिए हैं, ठीक है जी, जिस एलिमेंट के, मान लो एक इसके एलिमेंट के निकाल रहे हैं कोफैक्टर, उसकी उसी से मल्टीप्लाई, प्लस इस एलिमेंट के निकाले, इसकी इसी से मल्टीप्लाई, प्लस इसकी इसके एलिमेंट के निकाले तो इसकी इसी से मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद सम करेंगे ना, तो वो डेल्टा के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? डेल्टा के बराबर। ये बात आप बड़े अच्छे से याद रखिए, ठीक है। डेल्टा, ये पहली प्रॉपर्टी तो आपकी यही होगी कि वो डेल्टा के बराबर आने वाला है। ओके, इतनी बात तो सबको क्लियर होगी, ठीक है। हाँ, तो डेल्टा के बराबर आएगा, ये बात याद रखनी है, ओके डन। अब अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर निकाल लेता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स है और उसके मैंने क्या निकाली है, उसके कोफैक्टर निकाली है, तो उस कोफैक्टर से अगर मैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ, मतलब एक ए मैट्रिक्स थी उसके कोफैक्टर निकल गए,
उस कोफैक्टर से अगर मैं उसके क्या निकालूंगा, डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करूंगा, तो हमेशा ही डेल्टा स्क्वायर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? डेल्टा स्क्वायर के बराबर आता है जी हमेशा। ये बात आपको याद रखनी है, डेल्टा स्क्वायर। अगर पहले वाले का 9 आया होगा तो उसका आंसर 81 आएगा बेसिकली। इतनी सी बात होती है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी शायद कि प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी टू रो और 2 कॉलम, कोई 2 रो हैं और कोई 2 कॉलम हैं, ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ओके। नंबर 2, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देता हूँ, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ट्रांसपोज कर देता हूँ तो डेल्टा नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। पहले जो आ रहा था बाद में भी वही आएगा। नंबर 3 की बात करते हैं। अगर मैं रो, कोई 2 रो को, है ना, एनी टू रो और एनी 2 कॉलम, 2 रो और एनी 2 कॉलम, कोई 2 रो और कोई 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल तो सही रहेगी, लेकिन वो चेंज हो जाएगी। डेल्टा का माइनस डेल्टा हो जाएगा। अगर -2 आ रही है तो 2 आएगी, अगर 2 आ रही है तो -2 हो जाएगी। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन उसके जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने कोफैक्टर वाला आपको बता ही दिया है कि A11 C11 प्लस A12। अब ये बात यह है कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम का, ऐसा नहीं कि आप कहीं से उठा के उनके कोफैक्टर जोड़ रहे हैं, नहीं। कोई भी रो उठानी है, कोई भी कॉलम उठानी है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। कितनी बात तो, ठीक है। वो C12 प्लस A13 C13, ठीक है। तो इनका जो डेल्टा होता है वो हमेशा क्या आएगा? डेल्टा के बराबर ही आएगा, सॉरी, डेल्टा के बराबर ही हमेशा इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इतनी बात। उसके बाद मैंने कुछ स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में आप लोगों को बता दिया था कि ओड ऑर्डर की अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो उसका जो आंसर होता है हमेशा 0 होता है, डिटरमिनेंट का सिमेट्रिक। तो डेल्टा हमेशा क्या होगा? उसका 0 होगा। अगर इवन ऑर्डर की हुई, इवन ऑर्डर पे अगर वो आई तो फिर वो डेल्टा जो रहेगा हमेशा वो क्या रहता है? परफेक्ट स्क्वायर रहता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये वाली चीज इसके अंदर रहेगी बेसिकली, ठीक है भाई। ओके, इतनी बात तो ये इन बातों का याद रखना। अच्छा, राइट इनवर्स आता है एक आपका, राइट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स के बारे में पूछा जाता है। राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स के बारे में पूछते हैं। लेफ्ट इनवर्स, राइट लेफ्ट इनवर्स क्या? अगर मैं ए की मल्टीप्लाई बी से करता हूँ, ए की मल्टीप्लाई अगर मैं बी से कर देता हूँ तो बी, ए और बी का मिला के अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है, ए और बी को मिला के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, तो फिर मैं ये बोलूंगा कि बी इज द राइट इनवर्स ऑफ ए। बी इज द राइट इनवर्स ऑफ ए, ओके, इनवर्स ऑफ ए। या फिर ए इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ बी, ए इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ बी। तो फिर मैं इस तरह की बात इसके अंदर बोल देता हूँ, ठीक है। ओके, कितनी बात क्लियर होगी सबको? हाँ, तो ये बातें याद होनी चाहिए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। कुछ और बातें हैं जो हम इसके अंदर अभी यूज कर सकते हैं, जिनको मुझे लिखना है और मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से उसको यूज करना है आप लोगों ने। अभी मेरे पास नहीं आई है वो चीज़, है ना। चलो देख, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, आपने किस तरीके से यूज करना है, किस तरह से चीज़ों को करेंगे, कन्वर्ट करना है, फिर बनाना है। ओके जी, चलो अब एक बात वो बता दूं आप लोगों को, सिस्टम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। वैसे तो बहुत कम रेयर क्वेश्चन देखेंगे आप, कोई क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में, बट इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये लास्ट आपका एक टॉपिक है इसके अंदर जो पड़ा हुआ है। तो देखो अभी हमारे पास ना एक वो आता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ये क्या होता है? आपको ना कुछ इक्वेशन दी जाती है, मतलब 3x + 3 2x + 3y + 4z = 8 ऐसा लिख दिया। उसके बाद कह दिया 4x प्लस में 9y प्लस में 7z = 2, कुछ भी ऐसा लिख देगा। 3 आपको स्टेटमेंट देगा, मतलब 6x हो गया प्लस में 8y हो गया प्लस में z हो गया = 1, कुछ ऐसा दे दिया। तो आपको इनमें से x y z की वैल्यू बनानी है। तो ये चीज़ होती है x y z की वैल्यू। अब सबसे बढ़िया चीज़ तो ये होती है, भाई देखो
एक ए मैट्रिक्स लेंगे हम। ए मैट्रिक्स कौन सी आएगी? ए मैट्रिक्स आएगी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। तो पहले क्या लिखा हुआ है 2 3 4, फिर क्या लिखा हुआ है 4 9 7, फिर क्या लिखा हुआ है 6 8 1। ये तो हमारी ए कहलाती है। इसके साथ साथ लिखेंगे हम एक्स को। एक्स का मतलब होता है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 8 2 1। अब इसको इस तरह से सोल्व नहीं करना, क्योंकि ये जो सोल्व किया जाता था ये प्लस 2 में सोल्व करते थे वैसे तो, लेकिन इसको अब यहाँ पे ऐसा सोल्व नहीं करेंगे आप। इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका ये होगा कि आपके ऑप्शन में ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं उनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी होगी, तो उनमें से वैल्यू आप यहाँ पे उठाएंगे और वैल्यू को रखेंगे। जो जो वैल्यू इनको सबको सेटिस्फाई कर देगी तो वही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये बात आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। हाँ भाई ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई ना भाई? चलो, बात में कर रहा था, इसको ए बोला जाता है, इसको एक्स बोला जाता है, इक्वल टू बी बोल दिया जाता है, तो ये ए एक्स इक्वल टू क्या होता है? बी बन जाता है। अब मैं बात कर रहा था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, ठीक है। जब सिस्टम कैसा होता है, देखो जब हमारे पास कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी ना ए एक्स इक्वल टू बी, अगर ऐसी चीजें मिल जाती हैं तो मुझे कई बार ऐसा पूछा जाता है कि सिस्टम कैसा होगा, 1 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है इस केस में? सबसे पहला काम ये होता है कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। किसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे? ए का। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो ए की दो चीजें हो सकती हैं, या तो ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा, या फिर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इतनी सी बातें होंगी भाई, क्लियर होगी सबको? अगर ए नॉट इक्वल टू 0 आया है तो उस केस में हम क्या करते हैं? फिर अगर ए 0 के बराबर नहीं आ गया है तो मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या बोलूंगा मैं? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और इसको बोल दूंगा मैं इनकंसिस्टेंट, है ना? वो इनको बोलो कंसिस्टेंट, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। अगर ए 0 आ जाता है तब फिर हम ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ऐसे निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालते हैं, सॉरी इसमें थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालेंगे। अब ये भी 0 भी आ सकता है और ये नॉट इक्वल टू 0 भी आ सकता है। अगर दूसरी बात करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 भी आ सकता है। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है, बेसिकली अगर 0 के बराबर आ जाता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है ना? सिस्टम कैसा हो सकता है? इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब अगर a इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर अगर आ गया ये, तो 0 के बराबर आया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहलाएंगे उस केस में, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी होगी। अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है, मान लो वो 0 के बराबर नहीं आता, क्या एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी जो है 0 के बराबर नहीं आया, तो उस केस में हम हमारे सिस्टम को क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा? नो सॉल्यूशन का केस होगा। नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। भाई ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं कि ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म होगी। डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा? हमें डिटर्मिनेंट निकालने के बाद दो तरीके से आएंगे, या तो ए का डिटर्मिनेंट 0 आएगा या 0 के बराबर नहीं आएगा। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो दी जाता यूनिक सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 या फिर नॉट इक्वल टू 0, एक चीज तो निकलेगी। अगर 0 के बराबर आया तो फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और या फिर नो सॉल्यूशन होगा। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो फिर वो नो सॉल्यूशन का केस होगा और इनकंसिस्टेंट उसको कहलाया जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई बात? तो ये था आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया अभी। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी बातों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके जो 8 से 10 11 क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं वो 7 से 8 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का चैप्टर यहीं पे हम खत्म करते हैं और आप लोगों से इजाजत लेते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे हम और अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। उसके ऊपर चर्चा करेंगे अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर भी काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं। छोटा चैप्टर है लेकिन अच्छी चीजें हैं पढ़ने के लिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल। ओके।